चलिए नमस्कार। और हम लोग मिलते हैं हमारे क्षेत्र की एक बहुत चिर परिचित और नामी गिरामी हस्ती जिनका नाम है सरस्वती सिंह। और ये कई वर्षों से या यूं कहूं कि कई दशकों के साथ हमारे इस क्षेत्र में जुड़ी हुई है, समाज सेवा के लिए जानी जाती है। तो चलिए उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ पहलुओं को हम लोग जानने का कोशिश करते हैं और मिलते हैं सरस्वती सिंह जी से। तो चलिए आप बताइए दीदी कि अभी जो आप जुड़ी हुई हैं, अब क्या किसी संस्था से भी काम कर रही है ना, बस निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर समाज सेवा कर रही है? नहीं, अभी मैं निष्पक्ष तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरी एक संस्था आना है, उसमें भी मैं काम कर रही हूँ, जिसमें मैं अध्यक्षा हूँ। और राष्ट्रीय एकल नारी अधिकार मंच की मैं कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। और अभी मैं वर्तमान में एकल नारी सशक्ति संगठन झारखंड, जो श्रमजीवी महिला समिति के माध्यम से मैं टांटोला पंचायत में फैसिलिटेटर का काम कर रही हूँ। तो दीदी बीच में टोक रहा हूँ, एकल महिला से क्या तात्पर्य? एकल महिला कौन हो गई? हाँ, एकल महिला को मैं परिभाषित करती हूँ, इसे विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, उम्र दराज अविवाहिता, जिसके पति पूर्णतः विकलांग हो, तो उनकी पत्नी ही सारा बोझ उठा रही है, जिसका पति उम्र कैदी हो। अच्छा। ऐसे महिलाओं का जो है उसे एकल करती। तो एकल, तो उनके लिए आपकी संस्था क्या कर रही? मान लीजिए ऐसा महिला आपने खोजा, अपने क्षेत्र में ढूंढा, उसको एक लिस्टिंग किया, तो उसके लिए आपकी जो संस्था है क्या करती है? क्या उनके लिए मदद करती है? उनके लिए जो है सो सबसे पहले तो जो समाज की कुरीतियां, ठीक, जो विधवा होने पर जिस माँ ने अपने बच्चे को 9 माह 9 दिन प्रजनन शक्ति से जन्म देती है, और उस बच्चे अगर विधवा होने के बाद शादी होना है तो उसके कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हो सकती है, क्योंकि वो अपशकुनी है। ऐसा लोगों का मानना है, समाज का मानना है। समाज जो है। और उसके बाद एक बात है कि अगर वो महिला मैंने कम उम्र में वो विधवा हो जाती है, अगर वो भाई रिश्ता भी उसके साथ वो संबंध क्यों न रखे, लेकिन समाज उसे उल्टा करता है। अच्छा, उसको शक की दृष्टि से देखती है। तो ये सब के उनको सम्मान पहुंचाना, जैसे समाज में सम्मानजनक जीवन जीवे और उनका अधिकार मिले, उनकी आजीविका से जुड़े, उनको अभी मैं प्रयास कर रही हूँ, संगठन प्रयास कर रही है कि उन महिलाओं के लिए सामूहिक खेती के लिए सरकार के पास जमीन जो गैर मजरूआ है, उस जमीन को सामूहिक खेती के लिए मुहैया कराना, वन भूमि का पट्टा करवाना, और उन्हें हर क्षेत्र में जो है भागीदारी देना, सम्मान। जो डाइन कहकर महिलाओं को उनका धन यौवन सब लूट लिया जाता है, जान से मार दिया जाता है, ये सब कुप्रथा को मिटाने की प्रयास कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने जाना कि अभी दीदी जो है वो एकल महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम कर रही है, और एकल महिला जो का तात्पर्य था उन्होंने समझाया कि जो विधवा है, जो तलाकशुदा है, जिसके पति कैदी हैं, जिसको समाज बिल्कुल गलत निगाहों से देखता है, उनको सम्मान पहुंचाना, उनको आजीविका से जोड़ना, ये इनकी संस्था काम कर रही है। मैं एक बहुत रोचक तथ्य है दीदी के बारे में कि दीदी जी का जो जन्म हुआ है, सरस्वती सिंह जी का, इनका जन्म 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ है, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ। तो ये भी काफी दिलचस्प और रोचक है इनकी जिंदगी में। इससे पहले इन्होंने अभी जिक्र भी किया था आयना संस्था, इसके पहले फ्री लीगल एड कमेटी फ्लेक में भी इन्होंने काम किया था। इसमें रोचक पहलू ये भी है कि मेरी माता श्रीमती मनोरमा देवी भी इनके साथ कलीग थी, काम करती थी। बीच में स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस फील्ड से दूरी बनाई है फिलहाल।
तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग जानना चाहेंगे इनसे कि प्रारंभ में जो सबसे पहले समाज सेवा से कैसे जुड़ी, क्योंकि ये मेरा इंटरव्यू जो है, ये बातचीत जो है हमारा है, ये इनके विषय पर ही है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले कैसे जुड़ी थी, कौन आपको प्रेरित किया था, वो वाक्य अगर याद है तो आप उसको कम शब्दों में बताएं। नहीं बता। देखिए मेरी एक तो मानसिकता जो है सो माने पढ़ाई काल से ही शुरू थी। मन करता था कि समाज सेवा में करें, कि समाज सेवा में करूं, क्योंकि मेरे यहाँ मैं तो जमींदार परिवार में ही जन्म ली थी, तो मेरे परिवार वाले छुआछूत, कहीं बाहर से आना तो रसोई घर घुसने नहीं देना, ये सब की जो एक प्रथा थी, उस प्रथा से हमें बहुत घृणा थी, क्योंकि मनुष्य मनुष्य के साथ अगर उस तरह का व्यवहार करे तो समाज कैसे जी सकता है। उसके बाद एक बार जैसे खेती का दिन आया तो मेरी माँ मुझे कहती थी कि बच्चे की माँ को मत करना, क्योंकि बच्चे की माँ 2-4 बार आएगी, उठेगी, बच्चा पिलाएगी तो रोपा रह जाएगा। अच्छा। और मैं जो है चुप चुप से ही जो है सो मैं बच्चे की माँ को ही रोकने के लिए बुलाते थे, क्योंकि वो कहाँ जाएगी। हाँ, उसको भी तो सारा, उसको भी आमदनी चाहिए। एक बच्चा है, एक ये है, उसका पति बाहर है, तो क्या करेगी। तो एक दिन ऐसे संजोग से जो है मेरा धान जो है खेत नहीं रो पाया, मैंने पूरा नहीं खिल रह गया, कुछ खिल रह गया, तो आया कि रुपाया नहीं। माँ तो मुझे बहुत डांटी कि हम बोलते थे बार बार, लेकिन ये वैसा ही करती है। तो माँ को बोले माँ क्या कीजिएगा, तो मुझे 2 थप्पड़ मार भी मुझे मिली, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये लोग जब आते थे मैंने मजदूरी लेने, तो मैं उन लोग को 1-2 पैसा ज्यादा ही दे देती थी, ज्यादा ही दे देती थी। तो मम्मी हाँ मम्मी क्या बोली आपकी माता, रोपा हो आपका नहीं हो पाया, खीर हो गया, मार भी की। उसके बाद मैं बोली कि इस तरह का होता ही है, मारिए चाहे जो कीजिए, लेकिन उसको कौन देगा। फिर माँ भी मेरी वो जान गई कि थोड़ा मैंने सपोर्ट इसका ख्याल है, तो मुझे कुछ कम बोलना, कुछ कम करने लगी। उसके बाद मैं जब मैट्रिक एग्जाम देने जिला स्कूल गई, टेस्ट, उस समय हमारे साथ शास्त्री जी थे, वासुदेव पांडे, तो उन्होंने एक बच्चे को बोला तुम्हारे पास पैसा है, तो वो बोला कि हाँ है, उसका खो गया था। तो हम बोले क्या हुआ, वो रोने लगा, ऐसा हम क्या करेंगे, कल मेरा परीक्षा है। तो फिर हम उसको पैसा दिए कि रो मत। यहाँ से आपके मन में ये विचार आया कि लोगों को मदद करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। यहाँ से आप आगे बढ़ते चले। शुरुआत की कि हाँ लो, मैं कम ही खा लूंगी। उसमें 12 घुस का सही नाश्ता होता था, हम लोग, और जहाँ 2 खाए वहाँ 1 खा के और उसको मैं पैसा दे दी। उसके बाद मैं जो है सो जिला स्कूल में टेस्ट दी, टेस्ट में भी फाइनल दिए, हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी हजारीबाग से हायर सेकेंडरी आपकी है। हाँ वहीं से ही किए। 68 में मैं IIT वहीं से इंटरमीडिएट का पढ़ाई आपने किया है। चलिए मेरा एक प्रश्न था, बीच में आपने इसी क्रम में जवाब दे दिया कि आपकी अपने एजुकेशन जो है इंटरमीडिएट तक है। तो उसके बाद जो है सो मैं
थोड़ा समय के लिए राजनीतिक में चली गई। अच्छा अच्छा, बीच में आपका उसके बाद में हाँ। राजनीतिक में चली। राजेंद्र सिंह जो थे, हाँ, और विधायक जो थे कांग्रेस के। हाँ, वो थे कृष्ण मुरारी पांडे थे। हाँ ठीक। उसमें कांग्रेस में ही थे। हाँ, उनको हम भी जान रहे हैं। हम लोग का एक क्रिकेट का किट मिला था, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा सीखे थे राजनीति वहाँ से। सुधीर हाँ जो भैया हैं, हाँ, शिवराम गोस्वामी भैया, सबके साथ हम जाएंगे। अजय वर्मा भैया लोग के साथ रहने लगे। वही हम लोग जाते थे, लेकिन कोई बीच में बोल नहीं पाता था। और जब भी मैं जाती थी हाँ तो रामाधार सिंह जो थे, हाँ मुझे जो बहना जो बोल, तो मैं जाके जो बोलने भी जैसा भी सकती थी बोलने के लिए लेकिन प्रेरित करते थे रामाधार हाँ, सिंह। और वो जो है उनके कहने पर, और मैं जाती थी तो जरूर कुछ न कुछ बोल के ही आती थी। वहाँ से आपका हाँ, कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ने लगा। बोलने का और माइक पकड़ने का Confidence आधार बढ़ने लगा। मैं राजनीतिक से ही की हूँ। चलिए, रामाधार सिंह का सही मतलब आपका प्रेरणा रहा था। प्रेरणा रहा। बहुत बड़ी बात आपने अपने जीवन से जुड़ी बताई है। उसके बाद जब मैं देखी कि मैं ये झंडा ढोने से कुछ नहीं होने वाली है, हाँ सिर्फ झंडा ढोना है। हाँ उसके बाद मैं 1987 से हाँ सामाजिक कार्य में जुड़ जुड़ गई। और 1987 से जब मैं जुड़ी तो मेरा पहला ये था मेरी बहन के साथ, हाँ जो है बोलिए। मेरी बहन के साथ मेरे जीजाजी बहुत अत्याचार करते थे। वो ड्राइवर लाइन में शराब पी के आते थे और उनको बहुत तबाह करते थे। तो मैं उनको बोले कि जीजाजी इस तरह का मत कीजिए, तो हमें 2 थप्पड़ मार दीजिए, तुम कल की बच्चे उनको समझाने आई है। तब मैं बड़ौदा थाना और वहाँ के मुखिया, वहाँ पर जो भी तत्कालीन थे, डुमरा में थे, डुमरा में, उनको हम बुला के और एक ये रखे, बैठक रखे। वहाँ बैठक रख के सारे लोग उनको बोले कि इनका कहना आपसे तो ये बच्ची है, पर आपको प्रेरणा दे रही है, आपको समझना चाहिए। पत्नी धर्म पत्नी है ना, आप इस तरह का एक ही जगह तो नहीं बा। फिर मेरे जीजाजी हमसे उसी जगह बोले, आज तुम हमसे बड़ी हो गई कि नहीं, मैं बड़ी नहीं हूँ, आपको सिर्फ मैं रास्ता दिखाया। आप गलत रास्ता पे जा रहे थे, इसको रोकने का कोशिश उसके बाद हमारे अभी मेरी बहन मर चुकी है। हाँ, पर उनका परिवार हरा भरा है। चलिए और अच्छा। उसके बाद मैं यहाँ से जमशेदपुर चली गई 92 ईस्वी में। और 92 ईस्वी में मैं वहाँ जाके आदर्श सेवा संस्थान और श्रमजीवी महिला समिति, जान रहे आदर्श सेवा संस्थान जिसमें जीएस जायसवाल, शंकर जायसवाल चलाते थे, वो तो फ्री लीगल एक्ट चलाते थे। प्रभा जायसवाल आदर्श सेवा संस्थान चलाती थी। तो उन्हीं के ही में मैं जो जुड़ गए अनुभव। और मैं ईंट भट्ठा में काम जो देखती थी, और वहाँ के लोगों का राशन कार्ड है कि नहीं है, ये सब ध्यान रखना। जब मैं आर्यो के पास गई वहाँ के लोगों को लेके, तो बोले कि आप इतना बड़ा जत्था लेकर आते हैं, इनको 40 वर्षों से जरूरत नहीं थी राशन कार्ड का, आज क्या जरूरत पड़ गई है। हाँ, क्योंकि पहले से वो जागरूक नहीं थे और आपने उनको जागरूक किया एक सेवा के सदस्य के नाते। उन्होंने बोला, क्या मैडम आप इस तरह का करती हैं, जो ट्रेन स्टेशन से छूट जाती है तो आपके लिए वो लौट के आती है। हाँ सर, ये तो सही आपने बोला। उस दिन के लिए वो छूट जाती है, इस पुस्त के लिए नहीं छूटती, उसके दूसरे दिन आती है और फिर ट्रेन चढ़ती है। बहुत प्रेरणादायक बातें आपने बताई उनको। उनके बाद वो आती है। आज इन्हें जरूरत, उस दिन वो जो है सो वंचित जानकार नहीं थे। आज ये जान रहे हैं कि मेरा हक है, मेरा राशन कार्ड बनना चाहिए। तो ठीक है, अगर आप आज नहीं बना रहे हैं तो ये लोग तो रविवार का आपका कार्यालय बंद, ये लोग का जो है काम बंद। तो ये लोग जो है सो
100-125 का हरजाना लेके आएंगे तो आप समझेंगे। आपने एक तरह से डायरेक्टली धमका भी दिया, समझा भी दिया। चलिए तो बोलते आइए मैडम, आइए। हाँ ठीक है, जितना है जमा कर दीजिए, हम सारा कर। वही उस दिन से उन लोगों का राशन कार्ड मिलने लगा। चलिए बहुत अच्छा दीदी। हाँ ये सब होने के बाद जो मैं इस तरह का करते ही गई और अभी भी मैं करती ही रहती हूँ। जहाँ भी किसी का कुछ तकलीफ हुआ, आप सब तो जानते ही हैं कि मैं 10-15 किलोमीटर साइकिल से गांव जाके। और चलिए मैं बताना भूल गया, ध्यान देंगे। दीदी जो है साइकिल चलाती हैं, अभी भी चलाती है। इनका उम्र जो है मान के चलिए 15 अगस्त 47 है, तो 76 वर्ष की अभी तक हो गई आज के डेट में, और अभी भी साइकिल चलाती है कई किलोमीटर तक और महिलाओं को जागरूक करती हैं। ये इनका प्लस पॉइंट है। अपने फिटनेस को भी बना के रखी है इन्होंने। हम शुभकामनाएं देते हैं इनको कि इनका फिटनेस हमेशा बना रहे, स्वस्थ रहे, सैकड़ों साल तक ये इसी तरह हम लोग के बीच आती रहे। तो संघर्ष की कहानी इन्होंने बताया, कैसे कैसे इन्होंने अपने घर से कहानी शुरू की। घर में अपने जीजाजी और बहन के बारे में जो दिक्कतें हो रही थी उसको दूर करने का कोशिश किया। फिर जमशेदपुर में राशन कार्ड को लेके आंदोलन चलाया, ईट भट्टे में काम करने वाले लोगों को राशन कार्ड दिलाने में मदद की। इनको यह स्व प्रेरित होती रही है और धीरे धीरे बहुत सारा इन्होंने हमारे क्षेत्र में भी काम किया है। मैंने बताया फ्री लीगल एड कमेटी, आयना जैसे संस्थाओं से जुड़ी हैं। आज तो जैसे बताया मैंने कि एकल नारी सशक्तिकरण जमशेदपुर की संस्था से जुड़ी हुई है। कई संस्थाओं से जुड़ी, कई संस्थाओं से इनको एड भी मिला, अभी भी जुड़ी हुई है। बस इंटरव्यू में अगले चरण में फिर मिलेंगे, लेकिन एक दो प्रश्न जो छूट जा रहा है उनसे मैं बात कर लेता हूँ। आप दीदी बताइए, आपका जो संदेश है महिलाओं के लिए क्या है? महिलाएं क्या अभी महिलाओं का सशक्तिकरण हो गया है ना, अभी और सशक्तिकरण होना बाकी है? महिलाओं की सशक्तिकरण इस पुरुष प्रधान समाज जब महिलाओं को खुले आम वो चाहेंगे कि हाँ महिलाओं का भी अधिकार हो, लेकिन विश्वास तो करिए कि महिलाएं अपने अधिकार ले रही हैं और लेके रहेगी। क्योंकि अभी आप देखते हैं मैं साइकिल चलाई हूँ, मेरी महिलाएं अभी स्कूटी चला रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी एक उपलब्धि है। और महिलाएं जागरूक हैं, महिलाएं अपने हक अधिकार को जानती हैं। महिलाएं अभी जो समूह को मैंने बनाया वो समूह अभी JSLPS में जुड़कर प्रधान में जुड़कर अपना काम तेजस्विनी इनका ट्रेन किया हुआ लोग अभी संस्थाओं में जुड़े हुए हैं। जो जितना भी मेरी एकल महिला है मेरी समूह की है, तो ये सब जो है सो मैं करती जागरूकता का ही परिणाम है। और मैं अभी भी चाहती हूँ कि मेरी महिलाएं पूर्णतः अपने हक को ले और आगे बढ़े। अभी बहुत बाकी है। चलिए अभी बहुत बाकी है महिलाओं को आगे बढ़ने में। लाइन कट गया है, थोड़ा सा लाइट कम है, इसलिए अगला इंटरव्यू हम फिर अगले चरण में कोशिश करेंगे कि दीदी से मिलेंगे और लेंगे। तब तक के लिए मैं एक और चीज न्यूज है, जैसा कि सशक्तिकरण का बात है, हाल ही फिलहाल के कैबिनेट में अब ये पारित हो गया है कि महिलाएं जो है 33% कि उनको आरक्षण मिला हुआ है। उन जो हमारे MPs होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, वो भी अब 33% का आरक्षण मिला हुआ है। शायद 2029 से ये लागू हो जाएगा। तब तक के लिए महिलाओं को शुभकामनाएं देते हैं। हमारा भी सहयोग सशक्तिकरण में लगा रहे। तब तक दीदी आपको प्रणाम, जोहार। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। साउंड चेक कर लेते हैं।